अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हिंदुस्तान के आइन के मेमार इस सबक को पढ़ाने वाला हूं। इसमें जो जो मोटी मोटी बातें हैं वो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, मुख्तसर बताऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी और लास्ट में आपको सवाल भी हल कराया जाएगा। तो सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में समझेंगे कि उनका नाम क्या था, उनको क्यों कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून का आइनदार क्यों कहा जाता है। ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि इस सबक का जो नाम है वो हिंदुस्तान के आइन के मेमार, यानी हिंदुस्तान के जो कानून है उसको बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका नाम यही है, BR अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। इनको इसलिए कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को आइन का मेमार। मेमार माने होता है मिस्त्री, बनाने वाला। समझ में आ रहा ना, बनाने वाला। कोई भी चीज को बनाने वाले को मेमार कह सकते हैं, मिस्त्री कह सकते हैं, कारसाज कह सकते हैं, कुछ भी आप जो मर्जी हो आप कह सकते हैं। तो मेमार, कानून का मेमार यानी कानून को बनाने वाला कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वैसे तो ये ऐसा नहीं बना या उन्होंने अकेले ने नहीं बनाया, बल्कि पूरी कमेटी बैठी और उस कमेटी में ये सदर थे। सदर यानी प्रेसिडेंट के तौर पर थे और उनकी निगरानी में ये पूरा का पूरा कानून बना था। तो सबसे पहले इनका ताल्लुक कहां से था? इनका ताल्लुक एक बिल्कुल देहात और सेंट्रल इंडिया में इनकी पैदाइश हुई 1891 में। कहां, कब पैदा हुई इनकी? देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इनकी पैदाइश कब हुई, तो 18 अप्रैल ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। 18 अप्रैल 1951 नहीं लिखना है, 1891 लिखना है। कभी आप 1900 कर दे। 1891 में इनकी पैदाइश हुई और ये ऐसी जात में पैदा हुए थे जिसको महार कहा जाता है, यानी निचली जात। और निचली जात में जब पैदा हुए, इनकी तालीम होने लगी तो इनके टीचर भी इनसे यानी कि भेदभाव करने लगे। होता है ना कि ब्राह्मण लोग, जो ऊंचे जात के लोग होते हैं, इनको नीची निगाह से देखते थे। तालीम हासिल करते थे तब भी इनको नीची निगाह से देखते थे और लोग भी इनको नीचा निगाह से ही देखते थे। क्यों? इसलिए कि इनका खानदान ही दलित तबके वाला खानदान था। तो अगर आपको सवाल में आए, क्वेश्चन में आए कि किस खानदान से इनका ताल्लुक था, तो आप कह सकते हैं महार। कौन से? महार खानदान, यानी कि छोटी जात, निचली जात। यानी निचली जात को आज भी छोटी जात इसलिए कहा जाता है कि उनको बेचारे पहले जो है इससे भी ज्यादा बुरी हाल थी, लेकिन अब तो अच्छी हालत हो गई है सबकी। लेकिन पहले क्या होता था कि जो दलित कौम लोग होते हैं या दलित किस्म के लोग होते थे, उनको अपने बगल में भी बैठने नहीं देते थे, मंदिर में भी जाने नहीं देते थे और आसपास से भी गुजरने नहीं देते थे। कौन लोग? जो बड़े जात के लोग होते थे। तो जब इन्होंने अपना इल्म का लोहा मनवाया और लंदन से नहीं बल्कि अमेरिका से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, बैरिस्ट्री करने के बाद हिंदुस्तान आए, तो इनको फिर इज्जत मिलनी शुरू हुई। समझ में आ रहा ना? उसके बाद इन्होंने बौद्ध मजहब इख्तियार किया। ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोग देख ही रहे हैं। अब यहां पर क्या पूछा जाएगा? पहले 18 अप्रैल, देखिए यहां पर देखिए 18 अप्रैल, 18 नहीं सॉरी 14 अप्रैल, ठीक है ना, 18 नहीं, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। तो 14 अप्रैल 1891 में किनकी पैदाइश हुई है? BR अंबेडकर की पैदाइश हुई है। इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था रामजी मालोजी। क्या लिखना है आपको? रामजी मालोजी, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना? रामजी मालोजी इनके पिता का नाम था। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, इन्होंने तालीम हासिल की और छोटी तालीम हासिल नहीं की है, बल्कि हाई स्कूल, मैट्रिक किया। कब मैट्रिक किया? इन्होंने किया मैट्रिक 1908 में इन्होंने मैट्रिक किया। समझ में आ रहा ना? यानी 10वीं का जो एग्जाम दिया इन्होंने कब दिया है? 1908 में दिया है। कहां? एल्फ्टन स्कूल में, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? अब उसके बाद इन्होंने BA भी वहीं से किया। कौन से? एल्फ्टन हाई स्कूल को। फिर उसी में जब इन्होंने इंटर किया तो एल्फ्टन हाई स्कूल की जगह फिर एल्फ्टन कॉलेज हो गया।
बात समझ में आ गया ना। इसी को हाई स्कूल पहले था, हाई स्कूल कब था, जब इन्होंने मैट्रिक किया था, और अब जो है जब इन्होंने इंटर किया तो एल्फ्स्टन इंटर कॉलेज हो गया, ठीक है, उसी में इन्होंने बीए भी किया। अब बीए करने के बाद फिर क्या हुआ, ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी से यानी बड़ौदा स्टेट से इनको स्कॉलरशिप मिलने लगा। क्या मिलने लगा भाई, स्कॉलरशिप मिलने लगा, वजीफा मिलने लगा। तो उस वजीफा के चलते, उस वजीफा को लेकर के या उस वजीफा के सहारे ये चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आपको याद रखना है कि क्या क्या इन्होंने तालीम हासिल किया है। 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है और 1912 में इन्होंने क्या किया भाई, बीए कंप्लीट किया। और फिर एमए करने के लिए कहां चले गए, ये अमेरिका चले गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कहां चले गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए, ठीक है। कब गए, यहां पर देखिए। अब फिर जब जाने के बाद वहां पर उन्होंने एमए किया, कहां से, इकोनॉमिक्स से, माशियात कहते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से एमए किया। और एमए करने के बाद 1916 यहां पर देखिए पीएचडी की। अब वहां के जाने के बाद इन्होंने तालीम हासिल कर लिया। तालीम हासिल करने के दौरान ही इन्होंने फिर वहीं पर बैरिस्ट्री भी की। बैरिस्ट्री करने के बाद हिंदुस्तान वापस आए और वापस आने के बाद यहां पर वकालत भी किया। और वकालत के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे काम किए, यानी लोगों की खिदमत की और अपनी जात के लोगों में आए। और जात के लोगों में आने के बाद इन्होंने फिर जर्नलिज्म का कोर्स भी किया। बात समझ आ रहा ना, ताकि उनकी कौम की जो हालत है वो अच्छी हो जाए और सुधर जाए। जब वापस हिंदुस्तान आने के बाद अपनी कौम में गए तो अपनी कौम में 3 बातें उन्होंने की। कौन कौन सी, यहां पर देख रहे ना। इसके बाद ये जो मशवरा, जब वापस आए यानी कि अमेरिका से पढ़ने के बाद वापस जब आए कहां, हिंदुस्तान, वकालत भी किया, वकालत कर भी रहे थे। और इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी कौम के अंदर से छोटी सोच को बाहर किया जाए। क्या क्या किया उन्होंने, मशवरा अपनी कौम को 3 मशवरा दिया जो कीमती मशवरा था, यानी एडवाइस दिया अपनी कौम को। वो क्या था, अखलाकी बर्ताव। क्या दिया था उन्होंने, कि अपने अच्छे अखलाक पैदा करो, यानी किसी का जूठा बर्तन, किसी का नाली साफ करना, किसी के साथ बिल्कुल गिरे हुए तरह से बात करना, ये बिल्कुल नहीं करना है। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तब जाकर के तुम्हारा स्टेटस बरकरार रहेगा, बहाल रहेगा। इतना समझ आ गया ना। अखलाकी बर्ताव यानी कि आपको कैरेक्टर अच्छा बनाना पड़ेगा, गुड कैरेक्टर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने कौम में कामयाब हो सकते हैं। यानी कब, जब ये वहां से पढ़ने के बाद आए अपनी कौम में और उनको समझाया। उसके बाद क्या किया, दूसरा मशवरा जो दिया, तलफ्फुज की इस्लाह। ये देखिए, तलफ्फुज कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। हम जो कुछ बोलते हैं, किसी से भी बोलते हैं, अगर हम छोटी जात के लोग होते हैं तो अपने आप को नीचा समझते हैं, अपने आप को, है ना, नीचा खुद तो समझती हैं। जब हम अपने आप को नीचा समझेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला जो हमारा अपोजिट है वो और ज्यादा हमें दबाएगा और हमें ज्यादा कुचलेगा, है कि नहीं। तो इन्होंने तलफ्फुज की इस्लाह, यानी कि जब वो बात करें, जब आप बात करें, जब किसी से भी बात करना हो, चाहे ब्राह्मण से बात करना हो, छतरी से बात करना हो, किसी से भी बात करना हो, हिंदू समाज के किसी भी एंगल वाले लोगों से बात करना हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए। आप बात करने में आपको ऐसा ना हो कि नर्वस फील ना हो। तो ये सब चीजें उन्होंने सिखाया। किन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब देखिए उन्होंने अपनी कौम को कहां तक पहुंचा दिया। उसके बाद ये देखिए तीसरा क्या बताया उन्होंने, सोच को नई परवान, यानी सोच, ऐसा सोचना है कि ऊंचा सोच, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो उन्होंने अपनी कौम को बताया कि ऊंचा सोचना है। क्या सोचना है, थॉट और थिंकिंग और थॉट, ये सब क्या करना है, अपने आप को बढ़ाना है। जब ये चीज करेंगे आप लोग, यानी वो कह रहे थे अपने पूरे के पूरे कौम से कि जब इन तीनों चीजों को आप इख्तियार करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, तब जाकर के आप अपनी कौम में अच्छे बन सकते हैं, सुधर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने इस काम के लिए पूरी की पूरी मेहनत की, कोशिश की, कदोकाविश किया, तब जाकर के उनकी कौम ऊपर उठी है। अब जगह जगह पर आप देखिए भीम आर्मी है, इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो दूसरे बहुजन समाजवादी पार्टी है, मायावती है, ये सब उसी जात के लोग हैं, अब हुकूमत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने अपनी कौम को इस हालत तक पहुंचा दिया, इस स्टेटस तक पहुंचा दिया कि लोग अब उनको अच्छा जानते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी होता है। अब यहां पर देखिए आजादी के बाद ये नेहरू जी और गांधी जी, जब हिंदुस्तान आजाद हो गया और कानून की जरूरत पड़ी कि ताकि कानून को बनाया जाए ताकि हर इंसान को फायदा पहुंचे, तो इन्होंने क्या काम किया, उसी के सदर बने। यानी जब कानून बन रहा था बहुत सारे लोग थे, उस कमेटी के बहुत सारे लोग थे, तो उस कमेटी में मेन और मुख्य आदमी कौन थे,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों? इसलिए कि ये कानून के जानने वाले थे, बैरिस्ट्री किया हुआ था, इसलिए वहां से आए। तो वहां से आने के बाद इनकी निगरानी में, इनके आंखों के सामने पूरा का पूरा कानून बना और इन्होंने दलित के लिए भी आवाज उठाई और पिछड़े जाति के लोगों के लिए आवाज उठाई और बिल्कुल यकसानियत अता फरमाया सबको। ठीक है ना? इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, उन्होंने अपना धर्म थोड़ा सा बदल दिया। कब बदला? यानी बुद्ध मजहब को इख्तियार कर लिया। बौद्ध जो मजहब होता है, बौद्ध रिलीजन को इन्होंने एडॉप्ट कर लिया। क्यों? इसलिए कि इनको अपने आप से ही बहुत नफरत होती है, अपने कौम के लोगों से, या अपनी कौम के लोगों से तो किसी को नफरत नहीं होती है, बल्कि दूसरे लोग जब इनको चिढ़ाते थे, इनको तंग करते थे, परेशान करते थे, तो इन्होंने अपना मजहब क्या कर लिया? बौद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। जब बौद्ध मजहब इख्तियार कर लिया तो इनको बौद्ध वाले लोग जितने भी थे फॉलोवर्स, बुद्ध मजहब के जो फॉलोवर थे, वो सारे के सारे लोग बुलाने लग गए। बुलाने के बाद उनसे इजलास करवाया, जलसा करवाया, मुनाकिद करवाया, तो ये फिर उनके साथ चले गए और वहीं पर रहने लगे। अब इसके बाद आपका नंबर आता है। मोटी मोटी चीज बता रहा हूं, वरना तो बहुत लंबी बात है, कहां से स्कूलिंग किया, कहां से क्या किया, बहुत लंबी बात है, लेकिन आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं जो आपको काम में आएगी एग्जाम में। एजाज, अब एजाज इनको मिला है भारत रत्न अवार्ड, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनाम होता है, वही इनाम इनको मिला है। किनको? B.R. अंबेडकर साहब को भारत रत्न अवार्ड मिल गया है। ये हिंदुस्तान का सबसे कुछ ही लोगों को मिलता है, बहुत ही कम चांस वाले लोगों को मिलता है, जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, उन्हीं लोगों को ये एजाज मिलता है। कौन सा? भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, उसके बाद जब ये बिस्तर पर सोए तो उनका इंतकाल हो गया। कब इंतकाल हुआ? 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर 1956 को इनका देहांत हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा हो या और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में खुला हुआ है, आप वहां से पूछ सकते हैं। अब हम आपको सवाल हल कराते हैं। ठीक है, सवाल हल करते हैं ताकि आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहला सवाल, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई? ठीक है, इसका जवाब आपको मैंने अभी बताया भी था, 14 अप्रैल 1891 को। कहां पर हुई है? सेंट्रल इंडिया में हुई है। एक सवाल आ गया। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम बताओ। तो भीमराव अंबेडकर के वालिदैन भी मैंने बताया, रामजी मलोजी, और इनकी मां का नाम क्या बताया मैंने? भीमबाई। तो इतना भी समझ में आ गया। तीसरा सवाल हल करते हैं, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए, यानी कि फौज में किस ओहदे से निकले हैं, यानी कि उनको खारिज किया गया है। तो इसका जवाब भी आपको क्या करना है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद फौजी स्कूल में 14 बरस तक हेड मास्टर रहे। समझ में आ गया ना? और उसी ओहदे से सबकदोश रहे। अब चौथा सवाल आपको हल कराते हैं। चौथा सवाल यहां पर देखिए, सवाल यह है कि भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई और किससे हुई? तो ये मैंने आपको शायद उसमें नहीं बताया। 14 बरस की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हुई। किससे हुई है? रामाबाई नाम की लड़की से हुई है। ठीक है, अब आगे सवाल हल करते हैं। पांचवा सवाल यह है, BA करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? ये तो मैंने आपको बताया, एल्फिंस्टन कॉलेज। ठीक है, अब छठा सवाल हल करते हैं, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या मकसद है? तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का मकसद है इरफान हासिल करना। इरफान कहते हैं जान पहचान, खुदा के बारे में नॉलेज हासिल करना, बौद्ध मजहब के बारे में नॉलेज हासिल करना। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा और हल्का सा लंबा सवाल है जो 2-3 नंबर आपके आ सकते हैं। स्कूल में भीमराव के साथ तलबा का सुलूक कैसा था? जाहिर सी बात है, तलबा का सुलूक स्कूल में उनको हकारत की नजर से देखा जाता था। कैसे देखा जाता था? हकारत की नजर से। दूसरा सवाल हल करते हैं, भीमराव का खानदान मुंबई जाकर क्यों आबाद हो गया? तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं कि भीमराव के वालिद का तबादला सितारा हो गया था, है कि नहीं, और होटल में हो गया था और उनका खानदान वहीं पर चला गया था। अब यहां पर देखिए सवाल, तीसरा सवाल हल करते हैं, भीमराव के हुसूले तालीम पर 5 जुमले लिखिए, यानी 5 सेंटेंस, 5 वाक्य आपको लिखने हैं जो भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखने हैं। आप पहला वाक्य पैदाइश लिख सकते हैं, दूसरा वाक्य माता पिता का नाम लिख सकते हैं, तीसरा वाक्य ये लिख सकते हैं
वाकया का मतलब लाइन। तो तीसरा लाइन क्या लिख सकते हैं कि उनका खानदान कहां था और उन्होंने तालीम हासिल कितनी की, ठीक है। और चौथा लाइन क्या लिख सकते हैं कि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्या किया है, बैरिस्ट्री किया है और वहां से वो पढ़ करके हिंदुस्तान आए। और पांचवा लाइन क्या लिख सकते हैं कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के सामने, यानी उनके करीबी लोग थे और करीबी होने के साथ साथ इस हिंदुस्तान के कानून को उन्होंने बनाया। 5 लाइन हो गया ना, और 5 सेंटेंस भी हो गया। तो आप इस तरह भी आसानी के साथ लिख सकते हैं। इसमें तो बहुत लंबा दिया हुआ है। भीमराव की आईनी खिदमात को मुख्तसरन बयान कीजिए, यानी हिंदुस्तान का जो कानून बनाया है उसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि भीमराव ने हिंदुस्तान की आईन को तैयार किया। हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद मुल्क को आईन साजी की जरूरत पेश आई थी, इसलिए उन्होंने कानून बनाया, ठीक है। और इसके सदर भी रहे हैं। अब आगे सवाल हल करते हैं, थोड़ा सा तवील सवाल है। इसमें आपको 5 नंबर मिल सकते हैं, 10 नंबर भी मिल सकते हैं इसमें। तो भीमराव की सवानें लिखिए। वही सवानें जो मैंने आपको पूरा का पूरा बोर्ड पर समझाया, उसी को सवानें कहते हैं। उनके बारे में अच्छी मालूमात को सवानें कहते हैं। तो आप उसी चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। पैदाइश लिखिए, वालिद का नाम लिखिए, मैट्रिक कहां से किया वो लिखिए, उसके बाद कहां गए वो लिखिए, बैरिस्ट्री कहां से किया वो लिखिए, उसके बाद लास्ट में उनका इंतकाल लिख दीजिए। 5 सितंबर है कि नहीं, 1956 को उनका इंतकाल हो गया था, वो लिख दीजिए। पैदाइश लिख दीजिए 1898 में, 1891 में। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, भीमराव की आईनी खिदमात का जायजा लीजिए। देखिए सवाल वही है, बस इसको लंबा कर देना है। समझ में आ रहा ना, जो मैंने आपको इतना लंबा तकरीर किया, इतना लंबा लेक्चर दिया, उसी को छोटा कर दीजिए, है कि नहीं। एक सवाल आप लंबा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, जो आपको 10 नंबर दे सकता है। तो इसमें लेकिन जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो मुल्क को आईन की जरूरत पड़ी, यानी कि कानून की जरूरत पड़ी। तो उस वक्त इन्होंने अपने बहुत सारे साथियों को लेकर के एक कमेटी तश्कील की और इस कमेटी में पास करा दिया कि हिंदुस्तान को कौन कौन से आर्टिकल देना है और किस आर्टिकल में क्या क्या बताया जाएगा। समझ में आ गया ना। हम लोग नहीं सुनते हैं सीआरपीसी है कि नहीं, आर्टिकल सुनते हैं, अनुच्छेद सुनते हैं। ये सारी की सारी चीजें किन की बदौलत है, किन की देन है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, ठीक है। सवाल नंबर 3, आजाद हिंदुस्तान के माशरती इनकलाब में अंबेडकर की खिदमात पर रोशनी डालिए। यूरोप ममालिक से वापसी के बाद भीमराव ने वकालत का पेशा इख्तियार किया और उसे वो हिंदुस्तानी माशरे की इस्लाह में लग गए। उन्होंने अपने आप को सहाफत से भी जोड़ दिया। इसमें थोड़ा सा कठिन शब्द में है, मैंने आपको बताया जर्नलिज्म मास मीडिया किया, यानी कि उन्होंने सहाफत का कोर्स भी किया और कोर्स करने के बाद अपनी कौम में अच्छी बात बताई और 3 जो अहम और महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई, वही चीज आपको लिखना है। समझ में आ रहा ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज आपको सवाल भी हल हो गया होगा और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप आसानी के साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो अगली वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आज ही चाहिए वो वीडियो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि हमें वो वीडियो, दूसरी वीडियो यानी कि जो आगे आने वाली है, उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हश्र का किरदार, वो जो आने वाला है, तो उसके लिए आपको इसी में कमेंट करना है, तब जाकर के मैं वो उस वीडियो को बनाऊंगा। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको नॉलेज अच्छी तरह आ गया होगा और इसमें कोई भी दिक्कत आई होगी तो मुझे आप फोन पर भी कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं 94706807 या 729141 इस नंबर पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, काम दिखा सकते हैं, अपना मश्क दिखा सकते हैं, अपना प्रैक्टिस दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने के बाद, जाने से पहले आपको ये याद रखना है कि इस वीडियो को अगर आपको ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और जो बच्चे इस बार 10वीं का एग्जाम देंगे उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।